वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 2। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो ग्रेविटेशन के टॉप 100 क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट नंबर 2 लेकर के आ गए हैं। इसके पार्ट नंबर 1 में दोस्तों हमने इसके पहले वाले 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इसका पार्ट नंबर 2 में अपन 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और दोस्तों इसके 52 क्वेश्चन तक करेंगे। दोस्तों इसका जो पहले वाले पार्ट उसके अंदर हमने वैसे तो 25 क्वेश्चन किए थे, लेकिन दोस्तों वह जो वीडियो है वो इस 21 क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो आज की इस वीडियो में अपन 22वें क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का 22वां क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन के 22वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कोई अंतरिक्ष यात्री है वो किसी भू उपग्रह में है, तो इसको समय ज्ञात करने के लिए जो घड़ी उपयोग में लेनी चाहिए वो कौन सी है? दोलन घड़ी, या वह घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है, या दोलन घड़ी अथवा घड़ी, या इन दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी वह घड़ी जो स्प्रिंग से चलती है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं भू उपग्रह के अंदर दोस्तों यानी वहाँ पर ऊपर जाने पर ग्रेविटी का मान चेंज हो जाता है और दोस्तों स्प्रिंग होती है दोस्तों उसका आवर्तकाल आपको पता होगा कि वह जी के मान पर निर्भर नहीं करती। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई रूट एम अपॉन में क्या होता है, यानी दोस्तों जी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जो दोलन होता है दोस्तों हमारा उसका जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है रूट 2 पाई यानी 2 पाई रूट एल अपॉन में जी होता है, यानी कि दोस्तों यह रूट जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके कारण दोस्तों जो हमारी दोलन घड़ी होगी उसका आवर्तकाल भू उपग्रह में हमारा चेंज हो जाएगा, बल्कि जो स्प्रिंग घड़ी है उसका आवर्तकाल हमारा चेंज नहीं होगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को भू उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए वह घड़ी काम में लेनी चाहिए जो स्प्रिंग से चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए आज का 23वां क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद एच ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती हैं, तो इनके पृथ्वी तक पहुंचने के समय होंगे। दोस्तों आपको क्या बताना है कि दो गेंदें हैं, समान त्रिज्या की हैं और एक लकड़ी की है एक लोहे की। दोस्तों यदि इन दोनों को एच ऊंचाई से गिराया जाता है तो आपको बताना है कि धरातल पर पहुंचने में इन दोनों के द्वारा जो समय लिया होगा वो असमान होगा, पूर्णतः समान होगा, या लगभग समान होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना है यदि किसी वस्तु को एच ऊंचाई से गिरवाते हैं तो उसके द्वारा जो लिया गया समय का फॉर्मूला आपको पता होगा रूट 2h अपॉन में जी होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो समय है दोस्तों कहीं पर भी यानी कि जो हमारी पदार्थ है उसके द्रव्यमान या उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल यह हाइट यानी एच के मान पर निर्भर करता है। और दोस्तों दोनों गेंदे को समान ऊंचाई यानी एच से निर्वात में छोड़ी गई है, तो इसके कारण इसको पृथ्वी तक पहुंचने में जो लिया गया समय होगा वो पूर्णतः समान होगा, चाहे वह लकड़ी की हो या चाहे गेंद की हो, यानी दोस्तों वह प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पूर्णतः समान होगा। अब आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक एम द्रव्यमान के पिंड को एक गहरी खदान की तली में ले जाया जाता है, तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, या इसका द्रव्यमान घट जाता है, या इसका भार बढ़ जाता है, या इसका भार घट जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों यदि हम जानते हैं किसी भी चीज़ यानी दोस्तों सतह के नीचे जाते हैं तो हमारा जो जी का मान होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान है दोस्तों डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है, और दोस्तों भार होता है हमारा एम जी होता है। तो सतह के नीचे जाने पर यदि जी का मान कम हो रहा है तो दोस्तों हमारा वस्तु का भार भी कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी भार घट जाता है। दोस्तों इसका आप बी ऑप्शन मत कर देना, क्योंकि दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वो हमारी एक कांस्टेंट राशि होती है। इसका मान दोस्तों ग्रेविटी पर निर्भर नहीं करता, हमें हर जगह पर नियत रहता है। तो जो भार चेंज होने वाली राशि होती है वो होती है भार। तो यदि अपन किसी एम द्रव्यमान की पिंड को किसी गहरी खदान में ले जाएंगे तो उसका भार कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हाँ आपके लिए 25वां क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो गोले जिनके द्रव्यमान क्रमशः m तथा m है वायु में स्थित हैं तथा उनके मध्य गुरुत्वीय बल F है। यदि इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य स्थान को अपेक्षित घनत्व 3 वाले द्रव्य से भर दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा।
दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो हमारे पिंड हैं उनका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम एवं कैपिटल एम है। इनके मध्य दोस्तों यदि वायु होती है तो इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो एफ लगता है। अब आपको बताना है यदि इनके मध्य एक ऐसा दोस्तों द्रव्य भर दें जिसका जो अपेक्षित घनत्व है वो 3 है, तो आपको बताना है कि जो नया जो इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल होगा वो कितना होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों वह पदार्थों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों जो माध्यम पर निर्भर करने वाले बल होते हैं वो एक तो हमारा विद्युत बल होता है, एक होता है चुंबकीय बल। लेकिन दोस्तों जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह केवल पिंड के द्रव्यमान एवं इनके मध्य की दूरी पर ही निर्भर करता है, बल्कि इसके मध्य जो माध्यम होता है उस पर निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी यदि इनके मध्य अपेक्षित घनत्व 3 वाला द्रव्य भर देंगे तो भी हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो पहले के बराबर ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 26वां क्वेश्चन है। 26वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कुछ स्थानों पर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है। यहाँ गुरुत्वीय विभव अवश्य परिवर्तित होगा, अवश्य नियत होगा या शून्य नहीं हो सकता या शून्य होगा। दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारा ऐसा स्थान है जहाँ पर दोस्तों जो हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र है उसका मान 0 है। तो आपको बताना है कि दोस्तों जो गुरुत्वीय विभव होगा V उसके बारे में बताना है कि वह परिवर्तित होगा, नियत होगा या शून्य नहीं हो सकता या शून्य होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी अवश्य ही नियत होगा। यानी दोस्तों यदि किसी स्थान पर I का मान 0 यानी गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होता है तो दोस्तों यहाँ पर V का मान नियत होगा। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारा जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है विभव में परिवर्तन की दर, यानी dV अपॉन में dr होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दोस्तों I का मान यदि 0 होता है तो हमारा dV का मान भी हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी dV का मान 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो विभव में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों उसका मान 0 है, यानी कि विभव नियत है। यानी V2 माइनस V1 का मान हो जाएगा 0, यानी ये दोनों इक्वल है, यानी विभव में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यदि कुछ स्थानों पर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो वहाँ पर अवश्य ही गुरुत्वीय विभव हमारा नियत रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 27वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि गोलीय कोश के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। दोस्तों आपको बताना कि कोई गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब क्या होता है कि दोस्तों यह अंदर से खोखला है बिल्कुल, यानी केवल बाहरी परत ही है। तो इसके केंद्र पर आपको बताना है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 0। क्योंकि दोस्तों जो गुरुत्वीय क्षेत्र यानी आई का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है Gm अपॉन में r² होता है। दोस्तों इसका मतलब क्या कि केंद्र पर दोस्तों हमारा कोई भी मास नहीं होगा, यानी द्रव्यमान नहीं होगा। यदि द्रव्यमान नहीं होगा, m का मान 0 जाएगा तो दोस्तों हमारा जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसका मान भी 0 जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी गोलीय कोश जो दोस्तों कोश होता है उसको केंद्र पर यदि आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। और दोस्तों यदि सतह पर पूछी जाए तो वो जाएगा हमारा Gm अपॉन में r²। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 28वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, इसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करेगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि दोस्तों पृथ्वी से कोई मिसाइल को छोड़ा जाता है और इसका दोस्तों जो वेग है वो पलायन वेग से कम है। यदि दोस्तों इसका वेग पलायन वेग से अधिक होता तो दोस्तों ये हमारा जो गुरुत्वीय आवरण है इसको पार कर कर दोस्तों अंतरिक्ष में चली जाती है हमेशा के लिए। यानी दोस्तों इसकी जो एनर्जी है दोस्तों यानी कि 0 हो जाती है, यानी कि इसका जो शून्य हो जाती है कुल एनर्जी। लेकिन दोस्तों इसको पलायन वेग से कम वेग से छोड़ा गया है, यानी कि दोस्तों यह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं करेगी। यानी दोस्तों इस पर कुछ आकर्षण बल लगेगा। यदि आकर्षण बल यदि दोस्तों कार्य कर रहा है तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसके जो कुल एनर्जी का योग होगा वो मार के हो जाएगा ऋण नेगेटिव, यानी इस पर फोर्स कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि कोई मिसाइल है उसको पलायन वेग से कम वेग से छोड़ेंगे तो उसकी दोस्तों जो हमारी कुल एनर्जी हो जाएगी वो ऋणात्मक होगी। यदि इसको पलायन वेग से अधिक छोड़ा जाता तो हमारी कुल एनर्जी क्या हो जाती है, शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के घेरे
पृथ्वी से एम द्रव्यमान के गोले का पलायन वेग होगा। दोस्तों आपको बताना कि कोई हमारा एक एम द्रव्यमान है तथा आर त्रिज्या का कोई ग्रह है। इससे एम द्रव्यमान का जो पिंड है दोस्तों उसको यदि पलायन करना है तो इसका पलायन वेग आपको बताना है क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों जो पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमारा 2 g m/r होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों उसका होता है √2rg। तो दोस्तों यानी याद रखना ये जो पिंड का द्रव्यमान कितना भी हो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, यह केवल ग्रह के द्रव्यमान एवं उसकी दोस्तों केंद्र से जो दूरी होती है उसी पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो √2 g m/r होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या r है, इसकी गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है। दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारा एक उपग्रह है उसकी दोस्तों जो कक्षीय त्रिज्या है ये वाली, इसकी दोस्तों कक्षीय त्रिज्या है वो आपको कितनी दी हुई है r। तो आपको बताना है इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी यानी काइनेटिक एनर्जी होती है वो r के साथ किस प्रकार से संबंधित होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी यह दोस्तों आर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है यदि वह आर कक्षीय त्रिज्या में गति कर रहा है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो Gm/m/r होगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों वो हमारे आर की व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी यह 1/r के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 31वां क्वेश्चन है। 31वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से n r ऊंचाई ले जाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारी जो पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को n r ऊंचाई पर ले जाएं तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें कितना चेंज आएगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। यदि दोस्तों इसके अंदर अब h का मान n r रखते हैं तो आपका जो मान प्राप्त होता है वो nmgr प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका ये नहीं होगा। दोस्तों ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो एच का मान होता है ये जो फॉर्मूला होता है mgh यह तब लागू होता है जब एच का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटा हो यानी नगण्य हो। यदि दोस्तों एच का मान लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर या इससे अधिक हो तो स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो हमारा mgh प्लस अपॉन में 1+h/r होता है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में यदि अपन h का मान nr रखेंगे तो हमारा mg/r अपॉन में 1+k/r। तो दोस्तों यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा राइट आंसर में प्राप्त होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी ऊपर तो बचेगा हमारा mg/r और नीचे बचेगा हमारा n+1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना यदि जो ऊंचाई का मान होता है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य न हो तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा का यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसको नोट कर लें। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब अगला क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों जो एच का मान है वो 3r आपको दे दिया गया है, यानी यदि इसको पृथ्वी तल से अपन 3r ऊंचाई पर ले जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना परिवर्तित होगा। तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो mgh अपॉन में 1+h/r होता है। तो h का मान अपन 3r रखेंगे तो हमारा mg3r अपॉन में हो जाएगा हमारा 1+3r अपॉन में r। तो दोस्तों नीचे r से r सो कैंसिल हो जाएगा, 1+3 हमारा कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो मान हमारा प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा 3/4 mgr। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों यदि अपन इसे पृथ्वी की सतह से 3r ऊंचाई पर ले जाते हैं तो गुरुत्वीय स्थिति दिशा में जो परिवर्तन होगा वो कितना हो जाएगा 3/4 mgr। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 33वां क्वेश्चन है। 33वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तथा पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाने के लिए पलायन वेग होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि हमारा जो
पृथ्वी की धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है। और दोस्तों इसको यानी इसकी त्रिज्या आपको आर दी हुई है, तो इसकी सतह से पलायन वेग का मान क्या होगा, यानी इसका गुरुत्वीय जो आवरण है इससे बाहर किसी वस्तु को भेजने के लिए जो आवश्यक वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना, जो पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमारा √2gr होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि गुरुत्वीय त्वरण जी हो और उसकी त्रिज्या आर हो तो पलायन वेग होता है हमारा √2gr। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 34वां क्वेश्चन है। 34वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई कण अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है तो पृथ्वी पर पहुंचने पर इसका वेग होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि को हमारा पृथ्वी है ये इसका गुरुत्वीय आवरण है। यदि दोस्तों अनंत से कोई पिंड है वो हमारा पृथ्वी के गुरुत्वीय आवरण में प्रवेश कर जाता है और यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर पहुंचते यानी पहुंचेगा उस समय आपको बतानी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी वेलोसिटी होगी, याद रखना, वो पलायन वेग के बराबर ही होगी। यानी कि दोस्तों अपन ने इस आवरण से यदि किसी वस्तु को बाहर फेंकते हैं तो इसको पलायन वेग से फेंकना होता है, वो तो हमारा √2gr। तो दोस्तों यदि अनंत से आती है तो वापस आते समय भी सतह पर इसकी वेलोसिटी इतनी ही होगी। तो याद रखना, यदि कोई कण अनंत से पृथ्वी पर गिरता है तो उसकी जो वेग होगा वो पलायन वेग के बराबर होगा √2gr। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 35वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एम द्रव्यमान के किसी कण का पलायन वेग समानुपाती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा पृथ्वी की सतह से यदि किसी एम द्रव्यमान के पिंड को पलायन यानी करना है तो आपको बताना कि पलायन वेग का मान एम के साथ किस प्रकार से निर्भर करेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पलायन वेग का मान होता है वो हमारा √2gr है। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा √2gm/r होता है। यानी कि दोस्तों यह पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न कि पिंड के द्रव्यमान पर। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यह एम की पावर नोट पर निर्भर करेगा। एम की पावर नोट का मतलब होता है कि एक, यानी यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, यानी कि कोई भी पिंड हो उसका द्रव्यमान कैसा भी हो उनको पलायन करने के लिए सभी के लिए जो वेलोसिटी का मान होता है वो समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। अब आपके लिए 36वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो हमारा पृथ्वी है यानी चंद्रमा है दोस्तों वह हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। दोस्तों आपको बताना पृथ्वी के वेग को कितना बढ़ा दिया जाए कि वह पृथ्वी का यानी दोस्तों चंद्रमा के वेग को कितना बढ़ा दिया जाए कि वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रहे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों आपको पता होना जो कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो √rg होता है, बल्कि पलायन वेग का मान होता है वो √2gr होता है। दोस्तों यदि इसके कक्षीय वेग को अपन √2 गुना कर देंगे तो दोस्तों ये इसका यानी पलायन वेग के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यह यहाँ से पलायन कर जाएगा, तो यानी कि यह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रहेगा। यानी कि कक्षीय वेग को यदि अपन √2 गुना कर देंगे तो यह पलायन वेग के बराबर हो जाएगा और जो हमारा चंद्रमा होगा वो पृथ्वी के आवरण से हमारा क्या हो जाएगा, पलायन कर जाएगा और यह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 37 के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहां गुरुत्वीय विभव शून्य है, गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य शून्य नहीं होता है, या गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो I इज इक्वल टू होता है वो dV/dr होता है। दोस्तों हमें क्या दिया हो कि गुरुत्वीय विभव शून्य है, यानी दोस्तों यानी dV या V का मान शून्य है। तो यदि दोस्तों इसका मान शून्य है तो हमारा जो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा यानी इसका मान भी अवश्य रूप से शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 38वें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, त्रिज्या r तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो तो 1 kg द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि जो हमारा पृथ्वी की यानी सतह पर दोस्तों कोई हमारा 1 kg का द्रव्यमान है, यदि उसको अपन अनंत तक ले जाते हैं तो आपको बताना कितना कार्य होगा। दोस्तों आपको पता होगा यदि कोई पृथ्वी यानी पिंड पृथ्वी की सतह पर हो तो उसके लिए दोस्तों जो
स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी काइंड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपको पता होगा कि माइनस के जी एम अपॉन में आर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि जो पिंड है उसका द्रव्यमान 1 kg है, तो यहाँ पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो जाएगी हमारी माइनस के जी एम अपॉन में आर है। अब दोस्तों इसको अनंत पर ले जाया गया है और आपको पता है कि अनंत पर दोस्तों हमारी जो पिंड की जो दोस्तों एनर्जी होती है वो जीरो होती है। तो दोस्तों इसकी एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी पहले इसकी एनर्जी इतनी थी और अनंत पर जाने के बाद जीरो हो गई। तो दोस्तों एनर्जी में जो परिवर्तन हुआ वो हमारा जी एम अपॉन में आर हुआ है। तो दोस्तों जो किया गया कार्य होगा वो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। तो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ हमारा जी एम अपॉन में आर। तो जो किया गया कार्य हो जाएगा वो जाएगा हमारा जी एम अपॉन में आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी प्रक्षेपक का पृथ्वी से पलायन वेग है लगभग। दोस्तों आपको बताना कि जो हमारी पृथ्वी है उससे कोई हमारा प्रक्षेपक यानी कोई पदार्थ है उसको यदि पलायन करना है तो इसको किस वेलोसिटी से करना होगा, यानी दोस्तों आपको पलायन वेग का आंशिक मान बताना कितना होता है। तो इसका याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों आपको इसका मान फॉर्मूला पता होगा, वो तुम्हारा √2 GR होता है। इसके अंदर दोस्तों यदि जी का मान अपन 9.8 रखेंगे और आर का मान दोस्तों 6400 किलोमीटर रखेंगे तो आपको जो वेलोसिटी का मान प्राप्त होगा वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड प्राप्त होगा। दोस्तों इस मान को आप डायरेक्ट याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 40वां क्वेश्चन है। 40वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी ग्रह का पलायन वेग वी है, यदि ग्रह की त्रिज्या वही रहे तथा द्रव्यमान 4 गुना हो जाए तो उस ग्रह का पलायन वेग हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि कोई हमारा ग्रह है उसका जो पलायन वेग है वो वी है, यदि इसकी रेडियस दोस्तों कांस्टेंट रखी जाए और इसका जो मास है उसको 4 गुना कर दें तो आपको बताना कि जो वी का मान होगा वो कितना नया मान कैसा होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्लान वे का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो हमारा एक होता है 2 GM अपॉन में आर होता है। यदि दोस्तों इस ग्रह के द्रव्यमान को 4 गुना किया गया है, दोस्तों पिंड का द्रव्यमान नहीं किया गया बल्कि ग्रह का जो हमारा जो ग्रह है उसके द्रव्यमान को 4 गुना किया गया है। तो ग्रह के द्रव्यमान को यदि 4 गुना करेंगे तो दोस्तों जो पलायन वेग का मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2 गुना। क्योंकि जो पलायन वेग होता है वो ग्रह के द्रव्यमान के रूट के समानुपाती होता है। तो इसको 4 गुना करेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2। तो जो पलायन वेग हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 VE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर है एवं जी उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी का माध्य घनत्व है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारे दोस्तों जो पृथ्वी की रेडियस आपको आर दी हुई है और इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी दिया हुआ है। तो जी एवं आर के पदों में और जो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी होता है इसके पदों में आपको इसका घनत्व बताना कितना होगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण का एक फॉर्मूला होता है वो आपने भी पढ़ा होगा 4/3 पाई आर रो जी। तो दोस्तों यदि इस फॉर्मूले से आप रो का मान निकालोगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 3G अपॉन में 4 पाई आर जी। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 3G अपॉन में 4 पाई आर जी। यानी दोस्तों यदि आपको ये गुरुत्वीय त्वरण का ये जो फॉर्मूला है यदि ये याद है तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से जो हमारा घनत्व है इसका मान निकाल सकते हैं। वो हमारा हो जाएगा 3G अपॉन में 4 पाई आर जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि चंद्रमा पर पलायन वेग, चंद्रमा पर पलायन यानी पृथ्वी का पलायन वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से कम होता है या पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करता है या उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों जो पलायन वेग होता है उसका फॉर्मूला ये जो होता है कि वी इज इक्वल टू होता है √GM अपॉन में आर। तो दोस्तों ये जो आर होता है यह जो हमारा पिंड होता है जिसको पलायन करना है उसके केंद्र से दूरी होती है। दोस्तों यह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर होता है। तो ये जो आर का मान होता है वो r + h हो जाता है यहाँ पर। यानी कि दोस्तों जो
पलायन वेग का मान होता है वो उस ऊंचाई पर निर्भर करता है कि जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। तो दोस्तों यदि इस पिंड को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित न किया जाए बल्कि कुछ एच ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जाए तो उस समय जो हमारा पलायन वेग का फॉर्मूला होगा वो हमारा Gm/r+h होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि यह उस ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। बल्कि दोस्तों यह जो पिंड होता है इसके द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता बल्कि डायरेक्शन पर भी निर्भर करता कि किस डायरेक्शन में इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है। और दोस्तों आपको पता है कि जो पलायन वेग का मान होता है पृथ्वी पर वो चंद्रमा से अधिक होता है न कि कम। तो इसके कारण तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 43वां क्वेश्चन है। 43वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पर किसी विशेष बिंदु पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड है। माना कि अब पृथ्वी पर बिना द्रव्यमान क्षति के एक समान रूप से प्रारंभिक आकार के आधे आकार में सिकुड़ जाती है तो इसी बिंदु पर जी का मान होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारा जो पृथ्वी है इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो जी का मान है किसी बिंदु पर 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो दोस्तों आपको बताना कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान को दोस्तों नियत रखा जाता है बल्कि इसी द्रव्यमान को दोस्तों इसकी आधी त्रिज्या के अंदर से यानी सिकुड़ा दिया जाता है यानी दोस्तों छोटे से भाग में इसको सिकोड़ दिया जाता है। तो अब आपको बताना कि इस बिंदु पर नया गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। दोस्तों आपको पता होगा जो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो Gm/r² होता है। दोस्तों यहाँ पर इसकी केंद्र से जो दूरी है r है वो भी दोस्तों हमारी नियत रहती है। बल्कि दोस्तों यह जो हमारा पिंड है यानी जो ग्रह है उसका द्रव्यमान भी दोस्तों कांस्टेंट रखा गया है बल्कि इसी द्रव्यमान को दोस्तों यानी सिकुड़ा गया है यानी इसका द्रव्यमान भी हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो इसके कारण दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण होगा वो हमारा भी अनचेंज रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी जो इस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण होगा दोस्तों वो हमारा अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि दोस्तों में जो जी का मान पूछा गया है वो उसी बिंदु पर पूछा गया है कि जो पहले थी। इन दोस्तों जो हमारी केंद्र से इसके जो दूरी है वो भी हमारी नियत रखी गई है और इसका जो मास है वो भी हमारा नियत रखा गया है और ये हमारा नियत राशि होती है। तो इसके कारण जो बाद में भी जो दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान होगा वो हमारा 9.8 ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपका यानी दोस्तों यदि इसकी सतह पर पूछता तो दोस्तों सतह पर हमारा चेंज हो जाता क्योंकि इसकी रेडियस चेंज हो गई है। तो इसकी सतह यानी पहले थी यहाँ पर थी उसकी सिकोड़ने के बाद इसकी सतह यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर आर का मान चेंज हुआ है। तो इस कंडीशन में तो दोस्तों हमारा जी का मान चेंज होता लेकिन हमें किसी अन्य बिंदु पर पूछा गया है तो पहले भी वह बिंदु वहीं पर थी और बाद में भी वहीं पर है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारे इसके मध्य की डिस्टेंस अनचेंज है यानी परिवर्तित नहीं हुई है। तो इसके कारण जी का मान 9.8 ही होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो घरों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं तथा उनके घनत्व क्रमशः ρ1 तथा ρ2 है तो उनकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि दो हमारा ग्रह है उसकी त्रिज्याएं आपको दी हुई हैं और उनका घनत्व दिया हुआ है। तो जो त्वरण का जो अनुपात हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी R1 ρ1 अनुपात R2 ρ2। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई आर रो जी होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों जो जी होता है वो समानुपाती होता है हमारा आर के और रो के। तो इस प्रकार से G1 अनुपात जो G2 हो जाएगा हमारा R1 ρ1 अनुपात R2 ρ2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 45वें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु के भार क्रमशः W1 W2 तथा W3 है। तो दोस्तों आपको क्या बताया गया है कि हमारा कोई कोयले की खदान के अंदर दोस्तों इसका जो भार है वो W1 है और समुद्र के तल पर W2 है और इसकी पृथ्वी यानी पर्वत की चौड़ाई पर जो हमारा है भार उसकी W3 है। तो इन तीनों में आपको संबंध बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। एंड दोस्तों W का मान होगा W2 का मान वो सर्वाधिक होगा क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यदि अपन पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो भी जी के मान में कमी होती है। यदि पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो भी जी के मान में कमी होती है यानी ऊपर एवं नीचे जाने पर दोनों में जी का मान कम होता है। तो यदि जी का मान कम हो रहा है तो दोस्तों भार का भी मान कम हो जाएगा। तो हमारा W1 मान यानी दोस्तों नीचे भी भार हमारा W से कम होगा W2 से और ऊपर भी दोस्तों हमारा जो W3 है वो भी हमारा कम होगा W2 से। तो सर्वाधिक भार होगा इसकी सतह पर। तो W2 का मान हमारा सर्वाधिक हो जाएगा यानी W1 और W3 से। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 46वां क्वेश्चन है।
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपको सभी क्वेश्चनों को यदि समझ में नहीं आया है तो आप उसको रिपीट कर लें, क्योंकि दोस्तों यदि आप ये क्वेश्चन यहाँ पर स्किप कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो दोस्तों आपको 1 नंबर का लॉस हो सकता है। तो आप हर एक क्वेश्चन को जरूर करना। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल न्यूनतम होता है। दोस्तों आपको बताना, जो हमारा गुरुत्वीय बल का मान होता है वो न्यूनतम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, या भूमध्य तथा ध्रुवों के बीच किसी बिंदु पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारे जो पृथ्वी के जो ये पोल होते हैं और ये इक्वेटर लाइन होती है यानी भूमध्य रेखा, तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान यानी न्यूनतम होता है बल का मान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जी का मान होता है वो न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी से 2 गुने है तो इस ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो हमारा जो पृथ्वी है, ऐसा ही एक अन्य ग्रह है, उसकी रेडियस एवं इसका मास है दोस्तों दोनों पृथ्वी की तुलना में 2 गुने हैं। तो आपको बताना है कि इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो G m/r² होता है, यानी यह m के समानुपाती एवं r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से यदि अपन G2/G1 निकालेंगे तो दोस्तों यह m के समानुपाती होता है, तो ये तो हमारा हो जाएगा M2/m1 और क्रॉस में हो जाएगा दोस्तों r² के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ऊपर तो हो जाएगा हमारा r1² और नीचे हो जाएगा हमारा r2²। तो दोस्तों यहाँ पर अपन M2 की जगह अपन 2m1 रखेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ कि यह पृथ्वी के द्रव्यमान से 2 गुना है उस अन्य पिंड का। तो यहाँ पर हमारा ऊपर हो जाएगा 2m1 अपॉन में नीचे m1 और दोस्तों R2 का मान भी अपन 2r1 रखेंगे, तो ऊपर तो रहेगा हमारा r1² और नीचे हो जाएगा हमारा 4r1²। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 से अपन काटेंगे 4 को, तो नीचे हो जाएगा जो। तो दोस्तों हमारा जो G2 का मान हमें प्राप्त हुआ है वो G1 अपॉन में कितना प्राप्त हो गया 2। तो यदि दोस्तों G1 का मान अपन जानते हैं पृथ्वी पर जो होता है G का मान 9.8 होता है, यदि 9.8 को यदि अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.9 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी इस ग्रह के तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 48वां क्वेश्चन है। 48वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह से भेजे गए रॉकेट का पलायन वेग होगा। यानी दोस्तों पृथ्वी की सतह से अपन कोई रॉकेट भेज रहे हैं, उसका दोस्तों जो एस्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है, वो आपको बताने की रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, या पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, या उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिसकी ओर यह गतिमान है, या रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी यह रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों ये जो पलायन वेग होता है उसका मान आपको पता है, एक तो होता है √2gr और दूसरा होता है इसका √2gm/r। यानी कि दोस्तों यह पृथ्वी के द्रव्यमान पर तो डिपेंड करती है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर कहीं पर भी रॉकेट का द्रव्यमान नहीं आया है, यानी जो पलायन वेग का मान होता है वो रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। दोस्तों 49वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव के जाने पर जी का मान है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा इक्वेटर लाइन होती है, भूमध्य रेखा होता है, इससे यदि अपन पोल की तरफ जाएंगे तो बताना जी का मान घटेगा, बदलेगा, बढ़ेगा, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ध्रुव होता है यानी पोल होते हैं वहाँ पर दोस्तों जी का मान मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर हमारा कम होता है। तो यदि इक्वेटर से अपन पोल की तरफ जाएंगे तो दोस्तों जी का मान बढ़ता जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपका आज का अंतिम क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कमानीदार तुलना को समुद्र तल पर अंशांकित किया गया है और इस तुला से किसी वस्तु को पृथ्वी तल से क्रमोत्तर बढ़ती ऊंचाई पर तोला जाए तो तुलना द्वारा दर्शाया गया भार निरंतर बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, नियत रहेगा, या पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि आपको पृथ्वी की सतह से दोस्तों एक हमारा कमानीदार तुला है, उसे किसी वस्तु को तोला गया है। तो दोस्तों इस तुल्य को धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। तो आपको बताना है कि दोस्तों इस तुलना का जो पाठ्यांक होगा वो निरंतर बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, या नियत रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी घटता जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अपन जी का मान घटता जाता है। यदि जी का मान यदि हमारा घटता जाएगा तो दोस्तों इसका भार भी घटता जाएगा, यानी कि इसका जो
पाठ्यांक होगा वो भी हमारा घटता जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों जो ग्रेविटी के जो और क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लगभग 30 क्वेश्चन और हैं, उसको अपन इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी इसका पार्ट नंबर 3 उसके अंदर क्लियर करेंगे। दोस्तों इसके पार्ट 1 2 तक हमने इसके 50 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हुए हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही चैप्टर वाइज फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, आपकी एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, आप तो उन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, तब तक हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। जय हिंद दोस्तों।